अस्सलाम वालेकुम इजाज़ सर। मेरा नाम सलमान हाशमी है। मैं जर्मनी से आपको अपना ये वाक़या भेज रहा हूँ। अब मैं जर्मनी में होता हूँ, मेरी उम्र तकरीबन अब 35 साल है और जब ये दिल-ख़राश वाक़या हुआ, उस वक़्त मैं तकरीबन 20 साल का था और ये कोई 2010 की बात है, जिस वक़्त मैं अपने पेरेंट्स के साथ भावलपुर में रहता था। सारा मामला ये तब शुरू हुआ जब हमारे दादा का इंतकाल हुआ और उनकी बहुत ज़्यादा विरासत थी, बहुत ज़्यादा उनकी विरासत थी और सारा मामला उस वक़्त ही शुरू हुआ जब ये विरासत और ये जो है आपस में करके बाँटने की बात आई, ये सारा मामला उसी वक़्त शुरू हुआ। तो उस वक़्त वो एक कोठी थी, जो मेरे वालिद के नाम पर थी, वो तकरीबन 1 कनाल की कोठी थी। तो ये सारा मसला, सारे जो लड़ाई झगड़े उस एक कनाल की कोठी से शुरू हुए थे। मेरे दादा की 5 औलादें हैं। मेरे अब्बू को मिला के 3 बेटे और 2 बेटियाँ। जब उनके बाद विरासत बँटने का टाइम आया तो मेरी 2 फूफियों ने तो उनको जिस तरीके से उनका हिस्सा दिया गया उन्होंने वो हिस्सा आराम से ले लिया, कोई मसला नहीं हुआ। और उसके बाद एक मेरे जो छोटे सबसे छोटे चाचा थे वो ऑलरेडी बहुत अरसे से जर्मनी में थे। उनको अपनी विरासत से ऐसा कोई सरोकार नहीं था। अब बचे मेरे अब्बू और मेरे छोटे चचा, जो मेरे अब्बू से छोटे थे, मीन्स के सेकंड नंबर पे थे। जो विरासत थी उसके अलावा अब्बू ने अपने लिए एक वो कोठी एक कनाल की थी जिसमें समझे 70% जो बनाई थी वो पैसा मेरे अब्बू का लगा हुआ था और तकरीबन 30% मेरे दादा ने मेरी अब्बू की हेल्प करने के लिए कि ये कोठी बन जाए, 30% अब्बू दादा ने अपनी खुशदिली से मेरे अब्बू को दे दिया था उस वक़्त, जिस वक़्त अब्बू कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। कोठी अब्बू के नाम पर थी, लेकिन जब ये तड़का बँटने लगा, तो जो मेरे ताया हैं, सॉरी जो मेरे चचा हैं, अब्बू से जो छोटे जो थे सेकंड भाई, उन्होंने और उनकी वाइफ़ ने एक जंजाल डाल दिया कि इस कोठी में भी इसका भी हाफ़-हाफ़ हिस्सा करें या ये सारी हमें दे दें, आप इसके अलावा कुछ और ले लें या इसका हाफ़ हिस्सा करें, जो कि मेरे अब्बू को बिल्कुल मंज़ूर नहीं था। उनका यही मौक़िफ़ था कि ये सारी कोठी मेरे खून-पसीने से बनी है और दादा ने सिर्फ़ 30% दिया होगा, बाकी एक-एक पाई मेरे खून-पसीने की लगी है। ये सिर्फ़ मुझे दे दी जाए, इसके अलावा मैं किसी चीज़ पे क्लेम नहीं करता। बाकी सब कुछ रख लो, ये मेरी कोठी है, ये इसमें से मैं किसी को हिस्सा नहीं दे सकता। वो नाजायज़ बात करते थे कि नहीं, इसमें क्योंकि दादा ने पैसे भले धेली भी लगाई हो, लेकिन इसमें हमारा हिस्सा भी बनेगा। फिर इस तरह से जो है ज़रा मैं आपको घर का नक्शा बता दूँ कि अब्बू की इस 1 कनाल की कोठी में नीचे के फ्लोर पर हम और अपने दादा-दादी के साथ रहते थे। तो दादी तो काफ़ी पहले इंतकाल कर गई थीं, तो दादा का रिसेंटली इंतकाल हुआ था, तो नीचे के पोर्शन में हम थे और हम 3 भाई और 1 बहन है हमारी। और उसके बाद सेकंड फ्लोर पे जो था वो हमने चचा को दिया हुआ था। जिस चचा की बात हो रही है, उनका नाम था इकबाल चचा और उनकी वाइफ़ का नाम था रुकैया चाची। तो जो इकबाल चाचा हैं वो काम के सिलसिले में बाहर भी रहते थे। तो फिर किसी मतलब कि ओकेजनली ही वो घर आते थे, तो ज़्यादातर उनका बाहर का ही काम उनकी ज़िम्मेदारी होता था। तो अब ख़ैर ये जंग चल निकली कि इस कोठी पर अब किसका हक है, जबकि असूली तौर पे मेरे अब्बू का ही हक था। लेकिन वो जो है वो इस चीज़ को लड़ाई बना के, जंग बना के और अपना हक समझ के बैठे हुए थे कि नहीं, हमने इस घर से नहीं निकलना, या तो आधा करो या तो हमें पूरा दो और उसके बदले कुछ और ले लो। तो अब हुआ यूँ कि ये मामला चलते रहे और इस सारे मामले में मैं आपको बताऊँ कि मेरी वालिदा का बड़ा करैक्टर रहा है। अगर औरत समझदार है, तो वो अपनी नस्ल भी बचा लेगी। अगर वो समझदार नहीं है, तो वो अपनी नस्ल भी तबाह कर लेगी। खुद तो तबाह होगी, अपनी नस्ल भी तबाह कर लेगी। तो यहाँ हमारी ज़िंदगी के इस वाक़ये ने में मेरी माँ का बहुत बड़ा किरदार है हम लोगों को बचाने में। अब हुआ यूँ कि आस्ता-आस्ता जैसे मैंने आपको बताया कि हालात ख़राब होने लगे। तो किस्सा मुख्तसर ये कि कुछ अरसे के बाद ये लड़ाइयाँ झगड़े ये चल रहे हैं और हम लोगों ने इकबाल चचा के साथ ज़बानी कलामी हर तरह से थोड़ा ना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया हुआ था। क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था कि दादा के इंतकाल के बाद वो इस तरह से उभर के सामने आएँगे। तो घर एक ही था, छत एक ही थी, लेकिन बोलचाल काफ़ी हद तक कम हो गई थी। और जो एक साथ पहले बैठ के खाना खा लिया जाता था, अब वो भी ख़त्म हो गया था। इकबाल चचा की शादी को बहुत अरसा हो गया था और उनकी कोई औलाद नहीं हो सकी थी।
तो उनकी इस बात के पीछे मास्टरमाइंड जो था वो रुकैया चची थीं कि वो चाहती थीं कि ये कोठी जो है ना वो किसी तरह हथिया के अपने नाम करवा ले, नहीं तो चचा के नाम पे ही करवा ली जाए। अब आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि इकबाल चचा जो है ज़्यादा आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री रहते थे। रुकैया चची ने अपनी वालदा को और अपनी एक बड़ी बहन को अपने घर बुला लिया, यानी कि पोर्शन हम लोगों के सेपरेट सेपरेट थे ना, तो उन्होंने अपने ऊपर के पोर्शन में अपनी माँ को और अपनी बहन को बुला लिया। इस चीज़ से हमें कोई सरोकार नहीं था कि उनके पोर्शन में आके कौन रहता है कौन नहीं रहता, उनका अपना पोर्शन है, जैसे मर्जी वो जिसको मर्जी बुलाए और जैसे मर्जी रहे। तो उनकी वालदा के साथ तो ज़ाहिर है एक रस्मी सलाम दुआ रहती थी। तो बज़ाहिर तो ये दिखाया जा रहा था कि जैसे कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा और जंग कुछ कुछ नहीं है। तो बस बीच में दरारें तो आ चुकी थीं और बहुत गहरी दरारें आ गई थीं। मेरी फूफियों ने और मेरे एक चचा ने मिलके जो जर्मनी में होते थे उन्होंने समझाया है चचा को और उनकी वाइफ को कि इस पे आपका हक नहीं बनता, इसमें बहुत ही छोटी अमाउंट जो है वो दादा ने डाली थी, बाकी तो सारा जो है इन्हीं का है, यानी मेरे अब्बू का है। लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे, कहते आपको आपका हिस्सा, आपका मनपसंद हिस्सा मिल गया, आप अपना काम करें और मैं तो इसी पर हूँ कि ये कोठी या तो मुझे दी जाए या तो इसका भी बंटवारा किया जाए। अच्छा, अब जब उनकी वालदा साहिबा आ गईं, तो हमें जो है कुछ ना कुछ तो उनकी वालदा के बारे में कुछ ना कुछ बातें, ज़ाहिर है इतने अरसे से उनके साथ रिश्तेदारी थी, तो कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है। हर बंदा किसी न किसी तरह से कनेक्ट होता है और किसी लोगों के बारे में, उनकी ख़स्लतों के बारे में, उनकी फ़ितरत के बारे में पता चल ही जाता है। तो इस तरह से ये जो चची थीं, ये कोई हमारे ख़ानदान से नहीं थीं, ये बाहर से थीं और ये हमारे चचा की जो है ना, चचा इकबाल की लव मैरिज थी। तो डायरेक्ट हमारा इनके साथ पहले कभी कोई वास्ता नहीं रहा था। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, हमें इनके ख़ानदान के बारे में, इनके वालिदा के बारे में, इनके बारे में काफ़ी सारी बातें पता चलती जा रही थी। लेकिन अब हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं था। हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे और उनको कहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी जिएँ। लेकिन दादा के दौर में ये हुआ कि जो अब्बू ने घर बनाया, उन्होंने खुशदिली से इनको कहा कि दोनों भाई हम एक ही घर में रहते हैं और सारे तनाज़ात तो दादा की फ़ौत होने के बाद ही हुए थे। उससे पहले तो ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तू-तू मैं-मैं ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लेकिन रुकैया चाची का बिहेवियर, उनकी हैबिट्स, उनकी जो फ़ितरत थी, वो एक हमारे सामने थी। लेकिन हमारा ताल्लुक तो ज़्यादा चचा के साथ ही था, तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुआ थे। ऐसे कि जब से रुकैया चची की वालदा और उनकी बड़ी बहन उनके पोर्शन में आके रहने लगी, तो हमारे घर में कुछ अनयूजुअल सी एक्टिविटीज़ होने लगी। जैसे कि मेरे अब्बू का जो है बीमार रहना, यानी अचानक मेरे अब्बू बहुत हेल्थी थे, माशाल्लाह बहुत हेल्थी थे, लेकिन क्या होता था कि आहिस्ता-आहिस्ता वो ज़्यादा थक जाते थे, निढाल हो जाते थे, खाना-पीना छोड़ दिया और बहुत सुस्ती हो जाती थी। जो इतना एक्टिव रहते थे, वो अब कहते थे कि मैंने बिस्तर से नहीं उठना, मुझे खाना भी बिस्तर पे लाके दे दो। और उसके बाद अचानक रात के टाइम मगरिब के बाद उनको जो है ना बुखार होने लगता था, जो कि समझ लें कि फजर से पहले तक रहता था। लेकिन जब फजर का टाइम आता था तो उनकी हालत सुधरने लगती थी और वो फिर आराम से सोते थे। मतलब सारी रात वो आस्ता-आस्ता ऐसा हो गया कि सारी रात उन्होंने सोना छोड़ दिया। तो बस इतनी नींद होती थी उनकी कि फजर के बाद से लेके 10 बजे तक वो सोते थे और उसके बाद सारा दिन की जो भाग-दौड़ थी वो उनकी ख़त्म हो गई थी। तो बड़ी उनकी कंडीशन ना हमें डाउन डाउन सी लगने लगी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि इस सारे हमारी ज़िंदगी के उस वक़्त के वाक़ये में मेरी अम्मी का बड़ा किरदार था, मज़बूत किरदार। उन्होंने बहुत ही जल्दी ना हालात को भाँप लिया। ये कोई अब्बू रहे होंगे 20-25 दिन इस तरह से अब्बू की कंडीशन देखने के बाद
मेरी अम्मी ने फ़ौरन अपने उनके कज़न ब्रदर थे, उनके ताया के बेटे थे, उन्होंने उनसे राब्ता किया। वो काफ़ी माशाल्लाह जो है ना एक रूहानी अलूम पर काफ़ी दस्तरस थी उनकी। उनको उन्होंने सारा इस तरह से बताया कि जब से रुकैया की माँ और उसकी बहन आके उसके पोर्शन में रह रही हैं, जो कि कुछ समझ ना आने वाली बात है कि क्यों रह रही हैं, जबकि उनकी वालदा का अपना अच्छा खासा घर है। जो उनकी जो बहन है वो तो तलाक याफ्ता है और वो ऑलरेडी उनके ही घर में रह रही हैं। इन दोनों माँ बेटियों का आके रहना कुछ समझ से बाहर है। जब से ये आई हैं तब से मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। तो इस सब के पीछे कोई दूसरा मामला तो नहीं है, आप ज़रा एक नज़र से देख लें। अच्छा, उन्होंने जब देखा ना, उन्होंने कहा मेरी अम्मी को कि नुसरत बेगम, मेरी अम्मी का नाम नुसरत बेगम है, नुसरत बेगम तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? तुमने ख़वाह महीना निकाल दिया इस बात को। तो अम्मी ने कहा कि मुझे पहले ये वहम महसूस हुआ, फिर जो अब मैं उनकी कंडीशन देख रही हूँ, अफ़ज़ल साहब की, यानी अफ़ज़ल साहब मेरे अब्बू का नाम है। मैं जब से अफ़ज़ल साहब की कंडीशन देख रही हूँ, तब से महीना हो गया है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप एक नज़र देख लें मेरे ये घर को और अफ़ज़ल साहब को कि ये क्या मामला है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पूरी हकीकत जो है ना सामने लेके आऊँगा। फिर उन्होंने अम्मी बताती हैं कि उन्होंने फिर 2-3 दिन के बाद अम्मी को कॉल की और उन्होंने बताया कि आपकी जो देवरानी है, रुकैया, उसकी जो माँ है, वो गलत इरादे से आपकी तरफ आए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत बड़ी जदात नज़र आ रही है। तो वो आप लोगों के साथ कुछ इंतहाई बुरा करके, इवन आप लोगों को सत्यानाश आप लोगों का करके, वो आपकी जदात को हथियाना उनका अवलीन मकसद है। तो अब बहन, तुम जानो और तुम्हारी हिम्मत जाने। तुम बचा सकती हो तो अपने घर को बचा लो इस औरत से, और तुम्हारा साथ तुम्हारा ये भाई देगा। तो उनको अम्मी कहती थी भाई जी। तो अब वो जो भाई जी थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शाना बशाना हूँ। अगर तुम्हारे घर को लेके इस औरत के गलत अज़ाइम हुए, तो मैंने तुम्हारी तरफ से इसको ईंट का जवाब बम के गोले से देना है। तो ये बात मेरी अम्मी को उसी वक़्त समझ आ गई कि ये जो माँ बेटियाँ आई हैं, ये गलत इरादे ही लेके आई हुई हैं। फिर भाई जी ने जो है वो हमारे अब्बू का जो है वो इलाज उन्होंने शुरू कर दिया और उनका हसार बाँध दिया, और उन्होंने हम सब घर वालों का भी हसार बाँध दिया और हमारे पोर्शन का भी, कि अब ये ऊपर जो भी करेगी, ये तुम लोगों के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। फिर क्या हुआ कि उस उन्होंने ना एक नई साजिश स्टार्ट की। वो क्या कि हमें ना कुछ खाने के लिए भेज देती थी, जो पहले काफ़ी अरसे से ये सब कुछ ख़त्म हो इस चुका हुआ चीज़ था की जब से इब्तिदा ट्रांजिट शुरू हुई एक थी। दिन अचानक ऐसी हुई कि रुकैया चाची की जो वालदा साहिबा थीं, वो अचानक नीचे आईं और उनके हाथ में एक सालन का बाउल था। तो उन्होंने आके वो बाउल जो है मेरी अम्मी को बुला के कहा कि नुसरत, ये मैंने आज गोश्त भुना था, तो मैंने सोचा कि मैं ना ये अपने हाथ का बना हुआ गोश्त आज तुम्हें भी चखाऊं, खा के बताना कैसा बना है। मुझे पता है कि अफ़ज़ल को गोश्त बहुत पसंद है भुना हुआ, तो ये मैंने ख़ालस बहुत जो दिल से ना तुम लोग के लिए भी बनाया है। तो अम्मी ने वो बाउल पकड़ लिया और बड़ी मेहरबानी और शुक्रिया कह के अम्मी ने किचन में ले गईं। फिर ये था कि उनको तो पता था कि इनकी तरफ से आई हुई हर चीज़ में हलाकत ही है। अम्मी ने कुछ देर के बाद वो अपने भाई जी को कॉल की और उनको बताया कि भाई जी, इस तरह से रुकैया की माँ ने मुझे जो है वो भुना हुआ गोश्त ला के दिया है, तो क्या करें, खाएं?
या फेंक दें? उन्होंने कहा, ज़रा रुकिए, मैं देख के बताता हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने दोबारा से अम्मी को कॉल की और कहा कि नुसरत, चखा तो नहीं है? अम्मी ने कहा, नहीं, मैंने कैसे चखना है आपकी हुक्म के बगैर, क्या करूँ? उन्होंने कहा, इसके अंदर जो चीज़ मिलाई गई है ना, अगर मैं तुम्हें उसकी हकीकत बताऊँ ना, तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन निकल जाए। जितनी गंद और गलाजत और जितनी नफरत और जितनी जलालत उस औरत ने इसके अंदर मिला के दी है तुम लोगों के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया है कि इसका कुछ खसार बंधा हुआ है, जिसकी वजह से इनको अभी कोई असर नहीं हो रहा। तो अब वो तुम लोग को कुछ डायरेक्टली खिला के, कुछ पिला के तुम लोगों का ख़राब करना चाह रही है। इसकी तरफ से आई भी किसी भी चीज़ को तुम और बच्चे या कोई भी मुंह ना लगाए। अब ऐसा करो, इस चीज़ को बड़ी अच्छी शक्ल दे के ना इसको वापस कर दो। अम्मी ने पूछा, कैसे? कह रहे हैं, इसी चीज़ को कुछ पकाओ और उस पकाई हुई चीज़ में इसको शामिल कर दो और उनको तोहफ़तन वापस कर दो। बात अम्मी की दूसरे समझ दिन में आ गई। अम्मी ने हलीम बनाई, तो उनके दिए हुए उस गोश्त को भी उस हलीम में शामिल कर दिया और उनको तोहफ़तन भिजवा दी। अब देखते देखते ये सिलसिला चल निकला। एक दिन उन्होंने जो है वो रसमलाई बना के नीचे भेज दी। वो भी उनकी वालदा साहिबा ही लेके आई कि बेटा, आज मीठा खाने का बड़ा दिल कर रहा था, मैंने सोचा कि मैं रसमलाई बनाती हूँ, तो क्यों ना तुम्हारे बच्चों के लिए भी ले आऊँ। वो रसमलाई का भी अम्मी ने जब भाई जी से पूछा तो उन्होंने कहा, सेम वही गलाजत, वही गंदगी, वही सब कुछ डाल के उसने तुम्हारे लिए भेजी है रसमलाई। अब इसका भी बहन कुछ ना कुछ करो और तो फौरन भेज दो। फिर अम्मी ने भी दूसरे दिन खीर बनाई और यही रसमलाई उसमें शामिल की और उनको तोहफ़तन भेज दी। अब कहीं न कहीं ये काम चल निकला। वो जो चीज़ हमें भेजती, अम्मी दूसरे दिन वही चीज़ उनकी शामिल करके अपने किसी न किसी खाने में उनको भेज देती थी। अब हुआ ऐसे कि ये मामला चलते-चलते कोई 1.5 से 2 महीने हो गए हमारे घर में। वो तो आके डेरे जमा के ही जो है ना, रुकैया चाची के पोर्शन में बैठ गई। कहती थी कि भाई मैं बेवा हूँ, क्या कर सकती हूँ, घर में कोई है नहीं, बच्चे सारे अपने अपने कामों में बेटे चले जाते हैं। सोचा 4-5 महीने के लिए अपनी इस बेटी को लेके बहन के पास ही आके रह लूँ, थोड़ा सा हवा पानी बदलेगा, मेरी सेहत भी ठीक होगी, वापस चली जाऊंगी। अच्छा जी, असल मकसद तो हमें समझ में आ गया था कि वो हमें तबाह बर्बाद करके हमारे घर को हथिया कर अपनी बेटी के हाथ में देकर यहाँ से निकलना चाहती थी। अब उनकी हर हरकत पे हमारी गहरी नज़र थी और हमसे भी ज़्यादा भाई जी की गहरी नज़र थी। वो अम्मी को हर वक्त मुहतात रहने का कहते थे कि जब तक ये दो औरतें, बल्कि रुकैया भी इस घर में है, तुम्हें मुहतात रहना पड़ेगा। इस दौरान अब्बू की तबीयत काफ़ी संभल गई और वो अपने कामकाज पे भी जाने लग गए। अब ये चीज़ उनके लिए भी बड़ी तशवीशनाक थी। कहाँ वो पूरे हरबे लेके हमारे घर में ही बैठी हुई थी, पंजे गाड़ के, और दूसरी तरफ हम लोगों को कुछ हो ही नहीं रहा था। अब्बू को जहाँ उन्होंने बीमार किया, अब्बू भी चल पड़े। तो अब वो क्या करती? अब एक दिन ऐसा हुआ कि कोई रात 2:30 बजे का टाइम था, क्योंकि मैं लेट नाइट स्टडी करने का आदी था और मेरे एग्ज़ाम्स भी बहुत करीब थे। तो मैं रातों रात जागकर स्टडी किया करता था। तो मैं अपने रूम में था कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ें आनी शुरू हुई। यानी कि इस तरह से कि जहाँ एकदम खामोशी हो। और मैं बताऊं कि ये कोई नवंबर का महीना था और इस वक्त इकबाल चचा भी घर पे नहीं थे और ऊपर ये 3 ख़वातीन ही थी और हमारे नीचे के पोर्शन में सब सोए होंगे। मैं ही हूँगा जो इस वक्त तक जाग रहा हूँगा। और आपको पता है कि नवंबर, दिसंबर, इस वक़्त
इतनी खामोशी होती है कि अगर कहीं पिन भी फेंकी जाए तो भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो इस खामोशी में आप तसव्वुर करें कि औरतों की इंतहाई चीखने की जो आवाज़ें जो आई हैं, उन्होंने उस वक़्त क्या माहौल क्रिएट किया होगा। मुझे समझ नहीं आई, मैंने एकदम से अपने कमरे से बाहर भागा हूँ। जब बाहर भागा हूँ तो इतनी देर में मैंने देखा कि अम्मी भी अपने कमरे से बाहर थीं और मेरे से छोटे तीनों बहन-भाई वो भी कमरे से बाहर इन आवाज़ों को सुन के निकल आए थे। यानी कि जब हम लोग अपने कमरों से बाहर निकले तो एक-दूसरे का हम लोग मुँह देख रहे थे कि क्या हुआ है? आँखों-आँखों में क्या हुआ है? क्या हुआ है? हम लोग पूछ रहे थे, ये क्या मसला है? कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं? तो वो जब हम लोगों ने आपस में एक-दूसरे को देखा तो हमें पता चला कि ये आवाज़ें तो हमारे ऊपर से आ रही हैं। तो जैसे ही हमें एकदम से पता चला, महसूस हो गया कि आवाज़ें ऊपर से आई हैं, एकदम से हम लोग जो है पाँचों ऊपर भाग गए हैं और ऊपर जाके देखा कि कहाँ से आ रहे हैं, तो वो आवाज़ें मेरी जो चची का बेडरूम था, उसमें से आवाज़ें आ रही थी। और वो कोई इतनी भयानक आवाज़ें थी, इतनी कोई भयानक आवाज़ें थी, किस तरह की थी कि 3 ख़वातीन जो थीं वो इतनी इतनी ज़बरदस्त तरीक़े से चीख रही थीं इजाज़ साहब कि मैं बता नहीं सकता कि अंदर क्या आलम था। दरवाज़ा दरवाज़े को हाथ लगाते हुए डर लग रहा था कि ये अंदर क्या क़यामत बरपा है। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और दरवाज़े पे लॉक लगा हुआ था। फिर अम्मी ने कहा कि दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन वो दरवाज़े मेरे अब्बू ने इतने ज़बरदस्त बनवाए थे कि हमें पता था ये इतनी आसानी से मेरी मेरी ताकत के आगे, मैं उस वक़्त 20 साल का था, मेरी ताकत के आगे वो दरवाज़ा टूट नहीं सकता था। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि अंदर से जो चीख रहा है, 3 ख़वातीन चीख रही हैं, कोई तो आके जो है अंदर से दरवाज़ा जो है उसका लॉक खोले, लेकिन नहीं। अच्छा, एक और चीज़, हमें जलने की बू आ रही थी अंदर से, जैसे कि आग लगी हो। अब हमारे ज़हन में आ रहा है कि अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया है या क्या हो गया है अंदर, या लाइट भी नहीं गई, जो किसी ने अंदर वो मोमबत्ती लगाई हो या कुछ भी। ये जलने की बू कैसे आ रही है और अंदर से जो है ना, जो जैसे कहते हैं ना, जैसे नीचे से धुआँ धुएँ की बू आ रही है हमें, और हमारे जो है ना औसान क़ता हो रहे थे कि ये क्या अंदर क्या माजरा चल रहा है। काफ़ी देर मैंने दरवाज़ा पीटने की कोशिश की, मेरी सिस्टर्स ने, मेरे भाई ने, मेरी अम्मी ने, हम लोगों ने दरवाज़ा बहुत ताकत से तोड़ने की कोशिश की। मैंने पूरी जान लगा दी, दरवाज़ा हिलने को नहीं था। अंदर से भी कोई नहीं दरवाज़ा खोल रहा था और चीखें जो है वो पूरी, समझ लें, घर की दीवारों को हिला रही थी। और उसके बाद इसी इसी दौरान जो जो क्योंकि बू आ रही थी, यानी कि जैसे अंदर कोई आग लगी हुई है और बहुत ज़बरदस्त बू आ रही थी। इसी दौरान हमें आवाज़ आई है एम्बुलेंस की और फायर ब्रिगेड की। अब वो जो फायर ब्रिगेड्स की आवाज़ थी वो हमारे इतने करीब थी कि एकदम से ना भूचाल आ गया था। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स की आवाज़ से भूचाल आ गया था। अब क्या हुआ कि इतनी जो हम दरवाज़े बाहर से पीट रहे हैं कि दरवाज़ा खोल ले दरवाज़ा, रुकैया, अम्मी कह रही हैं रुकैया दरवाज़ा खोलो खोलो, मैं कह रहा हूँ चची जान दरवाज़ा खोले खोले, हम लोग चीख रहे हैं। तो एक धमाकेदार आवाज़ अंदर से हमें मज़ीद आई है, जो हमें हमारे लिए इतनी शॉकिंग थी। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या हुआ था। उस आवाज़ के बाद थोड़ी ही देर में, यानी कि मिनटों की बात नहीं, सेकंड की बात हो रही है कि बहुत ही प्रेशर के साथ पानी खुला है और जो दरवाजे के नीचे की जो एक दहलीज होती है, जो थोड़ा सा नीचे का एरिया होता है दरवाजे का, उसमें से एकदम से बहुत ही प्रेशर के साथ पानी बाहर निकला है। तो कुछ हमें समझ में आया कि ये क्या हुआ है, या ये पानी कैसे आया है, क्या हमारी समझ में नहीं आ रही थी बात, क्या करें हम, ये क्या मसला हो गया अंदर। और दरवाजे ऐसे मजबूत के हिलने का नाम नहीं ले रहे, अंदर से कोई खोले तो खोले। अभी इसी इसना में जैसे हमारे सामने दरवाज़ा खुला है, आप यकीन करें इजाज़ सर,
हम तो कांप के रह गए। एकदम झटके से हम जो है सब के सब उस दरवाजे से बहुत दूर पीछे गए हम लोग। वो फायर फाइटर्स वाले वो हमारे कमरे में थे। वो किस तरह आए कि जो चची का कमरा था, उनके कमरे की जो खिड़की थी, फायर फाइटर्स वाले वो खिड़की तोड़ के अंदर आए। जो हमें धमाके की आवाज़ आई थी वो खिड़की तोड़ के अंदर आने की आवाज़ थी। और उन्होंने फिर जो अपना पानी खोला, वो पानी से उन्होंने आग अंदर की बुझाई। जब आग बुझाई तो इतनी देर में जो है वो हमें कहा गया कि नीचे के अपने दरवाज़ा खोले। मैं नीचे भागा हूँ बेसाख्ता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, दिमाग हमारे उड़ गए हुए थे। अंदर झांकने की अभी हम लोगों की जो है ना सकत नहीं थी। अम्मी, सिस्टर्स और मेरा भाई बिल्कुल दीवार के साथ लग गए। अब्बू तो खैर ऊपर आए ही नहीं ना, वो तो नीचे थे उन कंडीशन में। उनको ऊपर हमने कहा नहीं कि उस वक्त आप ऊपर जाके देखिए, वो आराम ही कर रहे थे। तो मैंने जाके नीचे से दरवाज़ा खोला है, उसी वक्त एम्बुलेंस से स्ट्रेचर्स जो है ना वो 3 ऊपर आई हैं। और इसी असना में जब वो कमरे में स्ट्रेचर्स आई हैं तो मैं भी जाके अम्मी के और सिस्टर के साथ और भाई के साथ जाके दीवार के साथ लग गया। और हमारी नज़रों के सामने जा सर स्ट्रेचर्स पे जो है ना वो 3 समझ ले, 2 तो लाशें थी बहुत जली हुई। यानी समझ ले 80% जल गई थी दोनों लाशें। और एक जो थी ना वो समझ ले मरने के करीब थी। अब कौन था वो मैं आपको बताता हूँ। एक चची की वालदा साहिबा, वो जली हुई थी। और उनका इंतकाल पता नहीं उस वक्त हो गया था या वो किस कंडीशन में थी, वो जली हुई लेके गए हैं। दूसरे स्टेचर पे थी चची रुकैया, और तीसरी स्टेचर पे थी चची रुकैया की बड़ी बहन। और ये इतनी जल्दी सारा ड्रामा हमारे सामने से गुजरा है ना कि हमारी होश उड़ गए कि ये क्या हुआ है। हम जहाँ पर जमे हुए थे वहीं के वहीं जमे रह गए। समझ नहीं आ रही थी ये ख्वाब है कि हकीकत है, ये हुआ क्या है। ये समझने कोई 15-20 मिनट के अंदर अंदर फिर अपने आप को होश में लाए, हालात को समझने की कोशिश की, साथ में नीचे भागे, एम्बुलेंस तक गए हम। एम्बुलेंस वाले इनको आनन फानन लेके गए क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो रुक नहीं सकते थे। फिर जो फायर फाइटर्स वाले थे हमने उनसे पूछा। और हाँ, इस दौरान मैं आपको बता दूं कि मोहल्ले वाले भी जमा हो चुके हुए थे, क्योंकि मोहल्ले में से ही जो हमारे घर के जो चची के जो खिड़की थी उनके सामने जो घर था, उनको इनके कमरे में से कुछ शोले जो है ना निकलते हुए महसूस हुए। यानी कि उनकी खिड़की तो बंद थी, लेकिन उनको पता चल गया कि भाई ये जो है ना आग भड़कती हुई नजर आ रही है। तो सामने पड़ोसियों ने टाइम ज़ाया किए बगैर ही फायर फाइटर्स को इतला कर दी, और उन्होंने आके फटाफट अपना काम दिखाया। और इन तीनों को जो है वो स्ट्रेचर में डाल के हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाके हम लोग भी उनके पीछे भागे तो वहाँ जाके उन्होंने इनको इमरजेंसी वार्ड में जो है एडमिट कर लिया। और इनको कहा कि इनके हस्बैंड को बुलाया जाए। हमने कहा कि वो इस वक्त कराची में है। हमने उनको इकबाल चचा को इतला कर दी। वो सेम डे तो नहीं आ सकते थे, वो नेक्स्ट डे आए। और इतनी देर में हॉस्पिटल जब गए हैं तो उस वक्त जो चची की वालदा साहिबा थी वो इंतकाल कर गई थी, और चची भी इंतकाल कर गई थी। बस उस वक्त चची की जो बड़ी बहन थी वो काफ़ी हद तक जल गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जली थी। उनके बस हाथ जले थे, और उनकी एक टांग काफ़ी जल गई थी, लेकिन वो होश में आ गई थी। और उनका उन्होंने इलाज भी शुरू कर दिया था। फिर लेकिन वो अभी इस कदर ट्रॉमा में थी कि उनसे कुछ पूछा नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा पहले रिलैक्स हो जाएं, तबीयत बहाल हो जाए, उसके बाद पूछेंगे कि ये कमरे में हादसा कैसे हुआ। अच्छा, अब इतनी देर में जब वो उनको होश आया, पूछा गया, तो वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी, बस रोती जा रही थी।
और कई मर्तबा उन्होंने ये भी कहा कि कर्मा दी सज़ाए, जिसको कहते हैं ना कर्मों की सज़ाए, बस कह रही थी कर्मा दी सज़ाए, कर्मा दी सज़ाए। कभी उनके मुँह से ये निकल आए और फिर फूट-फूट के रोने लग जाती थीं। ये मैं आपको सेकंड डे की बात बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि जैसे हम हॉस्पिटल से वापस आए, क्योंकि वहाँ तो ठहरने का हमारा इतना फ़ायदा नहीं था, तो उन्होंने कहा आप घर जाएँ और उनके हस्बैंड आते हैं। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर काफ़ी देर हम उनके साथ ही रहे। फिर हम लोग वापस आए जब घर, तो अब उनका तदफीन वगैरह का इंतज़ाम करना था, उनकी रुकैया चची का और उनकी वालदा का। तो दूसरे दिन जो है वो चचा भी आ गए। फिर थोड़ा सा जब टाइम मिला तो अम्मी ने भाई जी को इतला दी कि इस तरह से कल जो है वो रुकैया का इंतकाल हो गया है और उसकी माँ का इंतकाल हो गया है, और जो उसकी बहन है वो काफ़ी हद तक जल गई है, लेकिन वो मुंह नहीं खोल पा रही कि हुआ क्या है। तो फिर जो भाई साहब थे उन्होंने कहा कि ये जो उसने उस आग से वो जली है ना, वो दरअसल वहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ जाके उसके कमरे को तो अभी सील किया हुआ है, उसके कमरे में देखो क्या चीज़ें थी। वो दोनों बैठ के, रुकैया और उसकी माँ वहाँ पर बैठ के काला इलम कर रहे थे, जो उसको बताया गया था कि इस दिन इस रात इस वक्त ये सब कुछ करना, तो ये जो तुम्हारे नीचे वाले हैं ना, नुसरत और अफजल की फैमिली जल के खाक होके मर जाएगी। ये जो वो जली है ना, वो दरअसल तुम सब ने जलना था। जब तुम दोनों ने जल मर जाना था, तुम्हारा कोई एक बच्चा रह भी जाता, वो यतीमों की तरह उन्होंने रुल जाना था, और सारी तुम्हारी ये जायदाद उनके हाथ आ जानी थी। सीधी सी बात, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता, कोई कमरे में आग लग जाती, या तुम्हारे किचन में, या सब कुछ तुम लोग जल मर जाते किसी तरह। ये उसने तुम्हारे लिए खोद के रखा था, उसने ये कुआं जिसमें वो खुद दोनों माँ बेटियां जल के मरी हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था ये जो करेंगी वो इन्हीं के ही ऊपर आएगा। तो उन्होंने यही किया था। उनकी अम्मी के जो भाई जी ने, उन्होंने पहले दिन से यही अपना रवैया रखा था कि ये जो मेरी बहन के साथ ये करेगी औरत, ये पलट के उसके ऊपर ही बम की तरह जाएगा। तो उन्होंने अपने मोकलों को भी जो है ना, चची की माँ, चची उसकी बहन के ऊपर मुसल्लत कर दिए थे कि भाई तुमने सिर्फ देखना है, ये जो मेरी बहन पे करेगा करेंगी वही इनके ऊपर पलट देना, और अपने तरफ से कुछ ना करना। एक रत्ती बराबर सुई भी तुमने ज्यादा इनको नहीं चुभोनी। जितना लेवल इन्होंने फेंकना है उतना ही तुमने इनके ऊपर फेंकना है। फिर दूसरे दिन जब इकबाल चचा आए, तो चची की तदफीन हुई और चची की माँ की तदफीन हुई, और वो बहुत बुरी कंडीशन में थे कि वो जो अमल कर रही थी, वो ही अमल जब उनके ऊपर पलटा तो उन लोगों की जिस्म में आग लग गई। तो वो जो आपस में जो उनकी बहन बुझाने के जो कोशिश कर रही थी ना उस वक़्त, उसी कोशिश में जो है उसके अपने हाथ जले और उसकी एक पाँव जल गया। और इसी कोशिश में जो शोले थे ना, जो उनके कपड़ों से, उनके बालों से जो शोले निकल रहे थे, उसका जो था ना मतलब रिफ्लेक्शन, वो खिड़की में आई, और देखने वालों ने, जो पड़ोसी थे उनको, जो कोई बाहर उस वक़्त जाग रहा था जिसने अपनी खिड़की से देखा कि इत्तेफ़ाक से कि भई ये क्या हो रहा है, तो उसने शिकायत लगा दी। अब क्या हुआ कि उनकी तदफ़ीन के बाद जो उनकी बहन थी, अब उसको ताज़ियत करने के लिए अम्मी के भाईजी आए उनके पास, और उनके सर पे हाथ रख के कहा कि बेटा, अपना अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए बता दो, तुम्हारी माँ और बहन उस वक़्त क्या कर रहे थे। तो इकबाल चचा भी वहाँ मौजूद थे, मेरे अब्बू भी मौजूद थे, तकरीबन सारा समझ ले ख़ानदान मौजूद था, मेरी फूफियाँ भी, सिवाय मेरे उन चचा के जो जर्मनी में होते थे,
सारा ख़ानदान मौजूद था। और उस ख़ानदान की मौजूदगी में चची की बहन ने इकरार किया कि हम लोग आए ही इस नीयत से थे इस घर में। मेरी माँ मेरी चची ने मेरी माँ को मुझे बुलाया ही इस नीयत से था कि तुम लोग बैठ के यहाँ अमल करो ताकि ये घर मेरा हो जाए, किसी तरह भी मेरा हो जाए। तो मेरी माँ मुझे लेके ही इस नीयत से यहाँ आई थी। और बहुत कुछ हम अपने साथ एक जादूगर की रहनुमाई में सब कुछ लेके आए थे। और हम डेली बेसिस पे इनके ऊपर हमले कर रहे थे। जो जो वो मेरी माँ इंस्ट्रक्शन लेती थी और वही हम लोग करते जाते थे। लेकिन तुम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तो आखिरी हरबा हम लोगों ने तुम लोगों से चिढ़ के हमने सोचा कि इनको आग लगा के ही मार दो, और कोई हल नहीं है। आग लगा के मार देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। कहेंगे भाई हादसाती तौर पे मर गए, ये हो गया वो हो गया, हमें क्या पता, हम तो ऊपर थे, हम तो नीचे से भाग गए अपनी जान बचा के। तो ये जो है मेरी माँ कर रही थी और मेरी बहन रुकैया कर रही थी। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरी आंखों देखा है। तो ये बात सबके सामने आ गई, सारे ख़ानदान को पता चल गई। और फिर हुआ यूँ कि मेरे जो ताया में जो चचा इकबाल है, बहुत शर्मिंदगी हुई उनको। उन्होंने मेरे अब्बू के पैरों में अपना सर रख दिया और हाथ जोड़ के माफ़िया मांगी कि मेरा कसूर नहीं है। मुझे जो भड़काती थी रुकैया भड़काती थी। मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग इस औरत ने ख़राब कर दिया था। मेरा दिमाग इसी के ही हाथ में था। फिर जब मेरे चचा को भाई जी ने देखा, उन्होंने कहा हाँ, इसके ऊपर भी रुकैया पूरा पूरा अमल करवाती थी। इसको अपने इस भाई के साथ लड़वाने के लिए, इसके साथ दुश्मनी पालने के लिए ये रुकैया का काम था और उसकी माँ का काम था। और अब हाल देख लो उसका। तो बस इस तरह से हमारी ज़िंदगी का वो बहुत बड़ा बुरा दौर गुजरा। और ये सब तकरीबन समझ लें 8-9 महीने हमने बर्दाश्त किया। फिर वक़्त गुज़र गया, सुकून हो गया, आराम हो गया। और फिर उसके बाद चचा ने भी दूसरी शादी कर ली। अब वो सुकून से हैं। और मैं छोटे चचा के पास आ गया जर्मनी अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। तो अब देखें, अब वो मुझे बताएं कि आप मेरी इस कहानी का कोई टाइटल बताएं, क्या हो सकता है। ये दिल खराश जो वाक़या था ये हमारे सामने हुआ है। और अल्लाह ताला ऐसे दुश्मनों से बचाए जो आपके घरों में आपके आस्तीन का सांप बन के रहते हैं। और कहीं ना कहीं अल्लाह ताला उनको खूब देख रहा होता है, बस उनकी रस्सी दराज की होती है अल्लाह ने। कुछ नहीं पता कि इस सांप का अल्लाह ताला किस वक्त सर कुचल दे और कैसा सर कुचले आपके सामने। तो बस अल्लाह ऐसे बंदों को हदायत दे। अगर इनको हदायत राज नहीं आती तो मैं कहता हूँ इनका वही हाल करे जो मेरी चची का और उसकी माँ का किया था। एजाज भाई, आपके लिसनर्स के साथ अपनी ज़िंदगी का ये दिल खराश वाक़या शेयर करने का मेरा यही मकसद था कि इस जहान में किसी को अपनी करनी की बहुत जल्दी सज़ा मिल जाती है, किसी को टाइम लगता है। और हमारी ज़िंदगी के इस वाक़ये में मेरी चची और उसकी माँ को बहुत जल्दी ही सज़ा मिल गई। तो जो इंसान अच्छा या बुरा जो भी कर रहा होता है, कुदरत उसे महफूज कर लेती है। बस सज़ा अपने वक़्त पे देती है। मेरी ज़िंदगी का ये वाक़या सुनने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।